वादा पे यू टर्न। जीना महंगा तो मरना महंगा। इस मुल्क का हर इदारा को अपना टाइगर फोर्स बनाना चाह रहा है। आज तुमने कौम के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़, महंगाई करके इनको तसल्ली नहीं हुई। इमरान खान ने जो वादा पूरा किया वो यही था कि मैं इनको रुलाऊंगा, उसने पूरी कौम को रुला दिया। बजट जो इस हुकूमत ने पेश किया वो सरासर फ्रॉड पर मबनी था। ये हुकूमत पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला चुकी है। कौमी मुजरिम कहता हूँ जो अवाम के गले में ये फंदा फिट करके गए हुए हैं, उसके नतायज हमें भुगतना पड़ रहे हैं। अगले 2 हफ्तों के लिए मुजाहरों का ऐलान कर रहे हैं पूरे मुल्क में। महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एक भरपूर तहरीक शुरू की जाएगी। खान साहब को वार्न कर रहे हैं कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इमरान खान की बारी आई तो सिर्फ फौज के इदारे पे हमला नहीं किया, बल्कि फौज के इदारे पे खुद कुछ हमला किया। जब आप फौज को इस तरह चौकों और चौराहों में और धोबी घाट और मोची दरवाजे में डिस्कस करेंगे तो फिर याद रखना सियासत में भी आपके साथ धोबी घाट वाला सलूक होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। 5 अक्टूबर को तकरीबन 13 दिन पहले अगर कोई पूछता कि एनटीए जो है पीडीएम जिंदा है कि मुर्दा है, तो हम कहते हैं जी मर चुकी है, कुछ भी उनके पास चीज़ नहीं है। आज उछल रही है, कूद रही है। अगर आज से 12 दिन पहले कोई पूछता कि इस गवर्नमेंट को कोई ख़तरा है, तो हम कहते हैं कोई ख़तरा नहीं है, बस इकॉनमी के मसले चल रहे हैं, लेकिन कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। लेकिन 13 दिन में क्या हो गया? सब कुछ बदल गया 6 अक्टूबर को, जब प्रमोशंस अनाउंस हुई। DGISI जनरल फैज़ हमीद का कहा गया कि वो पेशावर कोर कमांडर जाएंगे। फिर हमने देखा एक क्राइसिस बन गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस से अजीब किस्म की इत्तलाएं आनी शुरू हो गई। कहा गया कि जी समरी नहीं बनी, प्रोसीजर लैप्सेस हैं, सब कुछ है। आज की इत्तला ये है कि समरी तो लैंड कर गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास। 3 लोगों के नाम हैं। इंटरेस्टिंगली देखना ये है कि क्या वो जनरल नदीम को ही अपॉइंट करते हैं जिसके ऊपर सारा झगड़ा पड़ गया था, और अगर वो करते हैं तो फिर ये सारा शोर क्यों, इतना ज़्यादा सिचुएशन टेंस क्यों हुई? अगर नहीं करते तो अगर दूसरा DGISI अपॉइंट करते हैं विच इज़ वेरी अनलाइकली, तो फिर उसका आर्मी चीफ के स्टेटस पे क्या होगा? क्या वो फिर जारी रह पाएंगे कि नहीं? बड़े सीरियस इशू सब कुछ चलते हैं। 2 दिन बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई। मौलाना फजल रहमान ने ऑन हिज ओन मुल्कगीर तहरीक पहले ही अनाउंस कर दी। मेरी इत्तला के मुताबिक ये सारे फैसले आज अनाउंस होने थे, मगर उनको कुछ उनके दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप फ़ौरन करें। बिलावल भुट्टो जो अभी तक एक पेज पे नहीं थे, उन्होंने भी कुछ घंटों के फ़र्क में एक ही दिन दोनों ने एक ही ज़ुबान बोली और कहा सब कुछ हम उल्टा के रख देंगे। सब कुछ लगता था इधर 1 पेज डिसर्व हुआ तो उधर 1 पेज बन गया है। आज अभी कुछ लम्हा पहले ख़त्म हुई है मीटिंग। जो सरबराह हैं सारी पार्टीज़ के, लाइट पार्टीज़ के जो PDM के मेंबरान हैं, और मौलाना फजल रहमान ने अभी थोड़ी सी ब्रीफिंग की तो उन्होंने 2-3 फैसले सुनाए। एक उन्होंने कहा कि 20 अक्टूबर से नेशन वाइड रैलीज़ और एहतजाज शुरू किए जाएंगे। नैब ऑर्डिनेंस पहली बात है रिजेक्ट किया हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि जी जो बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ जहाँ बंद हुए हैं उनको फ़ौरन खोला जाए। आज पंजाब गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कल कि जी हम लोकल गवर्नमेंट बहाल कर रहे हैं और फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर्स हटा रहे हैं। लेकिन उन्होंने आज PDM का स्टांस किया है कि जी जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं होते और उनके एक फेयर प्रोसेस से आई हुई गवर्नमेंट नहीं बनती तो ये लोकल बॉडीज़ का जवाब भी पैदा नहीं होता। तो वो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने सारा कुछ। डॉलर इन द मीन टाइम महंगाई सारा इशू बना हुआ है। आज 171 रुपये 5 पैसे बल्कि 10 पैसे के करीब बंद हुआ। एक दिन में 1 रुपया 82 पैसे, और मार्केट में 175p नहीं मिल रहा, जिनको मिल रहा है बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। और जो TT जो लफ्ज़ आप बड़ी अच्छी तरह आप समझ गए सारे, बार बार TT होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स, उसमें रेट आज 188 रुपये 188 का डॉलर हो गया हुआ। तो कहाँ महंगाई रुकी, कैसे रुकी? ये तमाम जो सीन बना है ये हो क्या रहा है और आगे कहाँ पे जाएगी बात? क्या ट्रस्ट वापस बन पाएगा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का रावलपिंडी के साथ? क्योंकि ट्रस्ट मेरा बिलीफ है या 100% होता या नहीं होता, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, क्या अपोजिशन खुद ही एक्साइटेड हो गई है कि उनको एक कमज़ोरी नज़र आई है कि उनको शायद किसी ने, जो हमेशा से होता है व्हील्स विद इन व्हील्स तो नहीं चल रहे, किसी को कोई इशारे तो नहीं मिले, उस पर भी बात करेंगे।
लेकिन एक चीज़ पहले मैं बताता जाऊँ, वेरी इंटरेस्टिंग। इस्लामाबाद में कर्नल साहब थे जिनकी लियाकत का सबको बड़ा पता था, बड़े ज़बरदस्त थे, उनसे भी रिज़ाइन ले लिया गया और वो सुना कि वो आउटगोइंग चीफ के भी बड़े गुड मैन फ्राइडे थे। तो ये चेंजेस इधर से शुरू हो गई, यानी कि जहाँ तक इंस्टीट्यूशन का ताल्लुक है, लग तो ये रहा है कि इट्स अ गिवन कि जनरल नदीम ही आएंगे, वही टेक ओवर करेंगे और इसलिए चेंजेस वगैरह हो रही हैं। बहरहाल ये वज़ीर आज़म करेंगे, देखते हैं इस पर क्या सब कुछ हो रहा है। मेरे साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ हैं, सीनियर लीडर MNA PMLN, बहुत शुक्रिया। वलीद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर सेनेट हैं PTI से, और नासिर हुसैन शाह साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट सिंध हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में शुमार होता है, उन्होंने ही हमें ज्वाइन कर लिया। मियाँ साहब आपसे शुरू करते हैं। आप लोग तो बड़े खुश हैं आजकल के ये वन पेज पे बड़ा सीन हो गया है, बल्कि बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन आपने एक ले ली है। मरीम नवाज़ ने तो कल अपनी तकरीर में बिल्कुल ही कर दिया, वो मैं सुनाता हूँ, जिसके जवाब में शेख रशीद साहब ने कहा है कि अगर आप धोबी घाट पे बातें करेंगे फिर आपसे सियासत में भी धोबी घाट वाला सलूक होगा। तो वो ज़रा पूछते हैं वो क्या सलूक है, लेकिन ज़रा पहले मरीम का वो सुन लें जो उन्होंने कहा। इमरान खान की बारी आई तो सिर्फ फौज के इदारे पे हमला नहीं किया, बल्कि फौज के इदारे पे खुद कुछ हमला किया। उस एक शख्स को जो कि खुफिया इदारे का सरबराह है, उसको कुर्सी पर रखने के लिए वो शख्स जो तुम्हारी कुर्सी बचाता है, वो शख्स जो तुम्हारी हुकूमत चलाता है, वो शख्स जो तुम्हारे मुखालिफिन को पकड़ता है और मारता है, वो शख्स जो जजेस पर दबाव डालता है, वो शख्स जो अदलिया का चेहरा दागदार करता है, वो शख्स जो जजेस को ब्लैकमेल करता है, वो शख्स जो सहाफियों को अगवा करता है, वो शख्स जो सहाफियों की जुबानें बंद कराता है, वो शख्स जो नौकरियों से सहाफियों को निकलवाता है, वो शख्स जो तुम्हारे लिए चैनल्स को बंद कराता है, वो शख्स जो तुम्हारे लिए डब्बे भी उठवाता है और इलेक्शन चोरी भी करता है। एक शख्स को जो तुम्हारा माई बाप है, तुमने उसको ओहदे पर रखने की खातिर पाकिस्तान की अफवाज को तुमने पूरी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया। उस एक शख्स की वजह से फौज में होने वाली तमाम तकरीरियां हवा में लटक गई। जी, कल तक सारे नुक्स इन लोगों में थे, सारी बुराइयां लोगों में थी, आज फौज सबसे ज़्यादा आपको अजीज़ होगी। क्या है, यू स्मेल ब्लड? आपको लग रहा है कि शायद ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं तो हम घुस जाएं इसमें? नहीं, मैं एक गुजारिश करूं, और ये बड़ी खुशी की बात नहीं, संजीदा बात है। आप मुझे मालिक साहब ये बताएं कि अगर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का इशू हो, इससे पहले भी एक्सटेंशन प्राइम मिनिस्टर देते रहे हैं, तो जी जो इस प्राइम मिनिस्टर ने जैसा भी है था तो प्राइम मिनिस्टर, इसने जो किया कि सुकम है, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, दोबारा आई, उसके बाद DG ISI पहले भी अपॉइंट होते रहे हैं, तब्दील होते रहे हैं, नई पुरानी तकरीरें होती रही हैं, कभी ऐसा इशू बना जो आज तक बना हुआ है? मालिक साहब आप बता सकते हैं? इस बार ही बना है कि बनाया गया? नहीं, हाँ, ये बड़ी अहम बात है, मगर मैं कहूँगा तो शायद आपको लगे कि मैं अपोजिशन में हूँ, उसका मुखालिफ हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, मगर वक्त साबित करेगा। बनाया गया ऐसा इशू, बनाए जाते हैं इशू, और ये 1-2 इशू नहीं है। फ़ायदा क्या है गवर्नमेंट को ये बनाने का? अच्छा, फिर मुझे ये बताएं फ़ायदा क्या है आपको नायब के चेयरमैन की तकरीर के हवाले से? आपको फ़ायदा क्या है चीफ इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने का? आपको फ़ायदा क्या है जस्टिस काजी ईसा फ़ायज़ को के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने का? मुझे आप फिर कोई एक बात बताएं कि जिसका मैं ये कहूँ कि सडन हो गया है, गलती से हो गया है, ये इसका इनका कोई मकसद। मगर जो आपने सवाल किया है मैं उस पर आता हूँ। बात सीधी सी है कि मेरा इख्तलाफ हो सकता है आपसे, मगर आपके इस अदारे से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, न है। हम खुश नहीं हैं, हम परेशान हैं इस वजह से कि दुनिया में जाकर हंसाई हो रही है पाकिस्तान की। तो आप ये कह रहे हैं कि जब आप लोगों ने नाम लिए,
आपने स्पेसिफिक नाम लिए, मियाँ साहब ने अपनी तकरीरों में जनरल बाजवा का कहा, फैज़ हमीद साहब का कहा, जनरल इरफान जो DGC उनका नाम था। आप कह रहे हैं कि हमारा तनकीद उन 3-4 लोगों तक महदूद है, हमारी तनकीद उससे आगे नहीं है। हमने कभी अदारों पे तनकीद नहीं की, ठीक है, डे 1 से। आज भी हम ये कहते हैं जो इल्ज़ामात की बात की जा रही है, जो अभी आप मरियम नवाज शरीफ के हवाले से गुफ्तगू सुनवा रहे थे, ये बात मुस्लिम लीग नहीं कह रही, ये बात जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं वो अपनी बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में भी करते हैं, वो जुडिशल कमीशन में जब रिपोर्ट करते हैं, अपना अपील करते हैं, उसमें भी लिखते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील करते हैं, उसमें भी लिखते हैं। तो भाई अगर किसी को इस पर एतराज़ था या इसको वो बात सच नहीं लगती थी तो इसका खिलाफ बयान आना चाहिए था, वजाहत आनी चाहिए थी। मैं सेनेटर वलीद साहब को भी ले लूँ, वलीद इकबाल को। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग, 2 चीज़ें आज हुई। पहले तो आज आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर और जनरल फैज़ हमीद ये सारे NCOC में गए और एक लग ये रहा था कि जैसे एक पब्लिक एक फ़ोटो ऑप बनाया गया, क्योंकि कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही थी कि आज NCOC में इतने हाई पावर्ड जाने की ज़रूरत क्या थी। क्योंकि हमने फिगर्स निकाले तो जो डेटा है अक्टूबर 17 का, जुलाई से लेके लोएस्ट डेथ्स थी कल, और रेट भी नीचे आ रहा है। इस वक्त डेंगू ज़्यादा बड़ा क्राइसिस बना हुआ है कोरोना से ज़्यादा। तो ऐसे भी कोई हालात नहीं थे कि बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी होगी कोरोना की तो तमाम लोग इकट्ठे आ जाए। लोग इसको देख रहे हैं कि जी सिर्फ एक फ़ोटो अब दिखाया गया कि थोड़ा सा नॉर्मल होने का सिचुएशन करें कि नहीं ऐसी बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर इमरान की कोई झगड़ा नहीं चल रहा। देखें वो और आर्मी चीफ और DG आए, तीनों की तीनों वहाँ गए। फिर बाद में अभी कुछ देर पहले शाम को आर्मी चीफ ने दौरा भी किया ISI हेडक्वार्टर्स का। तो लग ही रहा है कि आपकी गवर्नमेंट फ़ोटो ऑप से ये शो करना चाह रही है कि सब अच्छा है, जबकि वो मामला अभी तक वहीं का वहीं रुका हुआ है, 6 अक्टूबर से चला हुआ है, एंड नोबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग। तो क्या कोई परेशानी की सूरत हाल चल रही है? मैं तो कतई तौर पे इसको कोई परेशानी की सूरत हाल नहीं कहूँगा, मैं तो उसको अंग्रेज़ी की इस्तिलाह है बिज़नेस एज़ यूजुअल। और जो आपने NCOC की बात की उसका तो थोड़ा सा मुझे बराह रास्त और फर्स्ट हैंड क्योंकि ख़ुद तजर्बा है। मैं अगस्त 2020 में उस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा का चेयरमैन था और सारी कमेटी के साथ मैं वहाँ गया था और हमारी वहाँ उनसे पूरी एक ब्रीफिंग और इंटरेक्शन हुई थी। और उसकी जो मिसाली बात थी, मैं ये हालांकि ये 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं अहम बात है, एक मिसाली बात जो अब हमारी कमेटी में सारे पार्टीज़ के मेंबर्स सेनेटर्स मौजूद हैं, कमेटी का मुत्तफ़िका ये एक था उनका व्यू कि ये जो इदारा है NCOC ये सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन की एक आला तरीन मिसाल है। क्योंकि वो जो आप जो डेटा बता रहे हैं ना और जिस तरह से मुख्तलिफ लहरें इसकी मैनेज हुई हैं उसमें ऑफ कोर्स मिलिट्री पर्सनल भी इन्वॉल्व रहे, तीनों सर्विसेज। तो साल पहले तो समझ आती है वाकई हालात बहुत खराब थे। उसके अलावा सिविलियन जो है, आप इस वक्त कोई इतनी परेशान कुन सिचुएशन नहीं थी। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, मैं आप बात तो सुन लें, मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो जिस इदारे को उन्होंने विज़िट किया वो इदारा जिस चीज़ की अलामत है, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो इदारा जिस चीज़ की अलामत है और जिस अमर की अलामत है वो एक बेहतरीन सिविल मिलिट्री रिलेशंस की और बेहतरीन सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन की है। और अगर वो आज डेटा बड़ा कम है और लहर चौथी गुजर गई है तो क्यों ना सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जाए और दाद दे, बिकॉज जो कोरोना की हैंडलिंग है जो पाकिस्तान ने की है उसकी मिसालें दुनिया भर में दी जाती रही। बेसिकली जो आज वो गए हैं वहाँ, वो आपके ख्याल में जो आज वो गए हैं वो आपके ख्याल में सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन को दिखाने गए हैं सारे? एब्सोल्युटली जी। और उसमें एज आई सेड आला क़यादत मिलिट्री की और आला क़यादत सिविलियन वो वहाँ और ऐसे इदारे में मौजूद हैं जिसमें मिलिट्री और असद उमर साहब उसे चेयर करते हैं फ्रॉम द सिविलियन साइड, जनरल हमूदुज़्ज़मान। मैंने तो कहा ना वहाँ पे 2-2.5 घंटे की ब्रीफिंग लेके आए हुए हैं पिछले सही नासिर शाह साहब कारकर्दगी अच्छी तरह देखी है, तो उनको दाद देने भी तो जा सकते हैं भाई कि आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है। बात होती है ना, वो जिस दिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन जीते थे उससे अगले दिन भी फिर एक मीटिंग कॉल ऑन हुई थी जिसमें आर्मी चीफ और DG ISI गए थे, प्राइम मिनिस्टर पे कॉल ऑन किया था और सारे मुल्क में दिखाया गया था। बिकॉज शाम को बड़ी परेशानी थी कि ये तो इतना बड़ा अपसेट हो गया, अब क्या गवर्नमेंट के लिए इसके क्या नेगेटिव रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। खैर दिस इज़ पॉलिटिक्स।
नासिर हुसैन शाह साहब, ये जो आज एनसीओसी में सारे परेशानी नहीं थी, ना तब है, ना तब थी, ना अब है। नासिर साहब ये बताएं, ये जो एनसीओसी में सारे इकट्ठे हुए हैं, ये नॉर्मल एक रूटीन मीटिंग थी कि ये एक मैसेज दिया गया है ऑपोजिशन को और सबको कि भाई इतने एक्साइटेड ना हो, हालात ठीक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल ये रूटीन की मीटिंग भी हो सकती है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक मैसेज भी, फ़ोटो सेशन भी, और एनसीओसी की अपनी एक अहमियत ज़रूर है। बड़ा अच्छा एक कोलैबोरेशन के लिए इदारा ज़रूर है जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की भी मीटिंग होती रहती है। हम लोग भी कई दफ़ा वो अटेंड कर चुके हैं वीडियो उस पर। लेकिन ये जो इशू हैं जिनको आपने हाईलाइट किया है, ये बिल्कुल हैं, और ये किस वजह से हैं? ये सिर्फ़ इस वजह से हैं कि मौजूदा वफाकी हुकूमत जो है, इनकी वजह से ये चीज़ें मुतनाज़ा होती हैं। देखें, फ़ौज हमारा एक बहुत ही मोतबर इदारा है जो हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। सही कह रहे थे जावेद साहब के, जब एक्सटेंशन था चीफ साहब का, उसको भी मुतनाज़ा बना दिया। कभी पहले इस तरह नहीं हुआ। अब ये एक रूटीन की टेन्योर मुकम्मल हुआ है और उसके बाद वो पोस्टिंग्स हैं और मेरिट पे हुई हैं, अब उनको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। देखें कितनी हाइप क्रिएट की जा रही है। हमें इन चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करनी चाहिए और हमें पॉलिटिकली तौर पर भी इस पर कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। डीजीआई का ओहदा बड़ा अहमियत का हामिल है। आपके इल्म में है कि पूरी दुनिया में एक अच्छी रेपुटेशन है और मुकम्मल तौर पर ये सब लोग काम करते हैं, मुल्क के लिए भी, दीगर। अच्छा ये बताएं, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए सिलसिला। आप लोग तो अब पीटीआई से, तो उसके पीडीएम से तो आप लोगों की अलहदगी हुई हुई है। आज उन्होंने अनाउंस किया है कि 20 अक्टूबर से एहतजाजी रैलीज और सब कुछ होंगे, तो क्या आप लोग इसमें शामिल होंगे? और वैसे भी कल बड़े अरसे बाद बिलावल साहब और मौलाना फजलुर रहमान एक पेश पे हमें नजर आए, तो इस एहतजाजी तहरीकों में आप लोग हिस्सा लेंगे? जी बिल्कुल, हमारा तो वैसे भी एहतजाज चल रहा है। जो मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से ये जो महंगाई है, जो एक आम आदमी आज एक या दो वक्त का खाना नहीं खा सकता, दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, बिजली के बिल हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो हमारा तो वैसे भी एहतजाज चल रहा है। देखें, पीडीएम ने बिल्कुल अच्छा ऐलान किया है। मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि वो इस्तीफ़े भी इसके साथ साथ दे देते, लेकिन वो ऐलान नहीं आया सामने, जो जिसकी वजह से इन्होंने एक इतना बड़ा जो एक कामयाबी की तरफ जा रहा था पीडीएम का सफ़र, जो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एपीसी की मीटिंग बुलाई थी और फिर उसकी वजह से पीडीएम वजूद में आई और वो कामयाबी की तरफ जा रहे थे। जो सजेशंस या जो चीज़ें सब ने मिलकर की और जिसमें जिस तरह चेयरमैन साहब कहते थे कि जी बाई इलेक्शन में हिस्सा लें, दीगर चीज़ों में आए, हर बात पे करें, उसमें तो हम कामयाब हो रहे थे। बाई इलेक्शन ये बताएं, शाजिया मरी साहबा, शाजिया मरी का हुआ तो उसमें हमारी कामयाबी हुई। पीडीएम शाजिया मरी स्पीच कर रही थी, उन्होंने दोबारा रिपीट किया कि जी अब सही वक्त आ गया है कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मोशन करें और पंजाब अगर गिरता है तो सेंटर बड़ी जल्दी गिरेगा। आप इस पे सारे पार्टी अभी दोबारा ये ऑफर दे रही है इन लोगों को, पीएमएलएन को ख़ास तौर पे? जी बिल्कुल। देखें, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। अब देखें, अभी जहांगीर तरीन साहब का बयान आ गया है ना कि जी ये तो हुकूमत ही नहीं बन सकती थी पीटीआई की, ख़ास तौर पर पंजाब में, लेकिन हमने ये सारा कुछ काम किया। उन्होंने खुद बता दिया कि नंबरिंग कम थी। अब ये मौका आया है हमारे। आपने देखा कि जब पीडीएम साथ थी तो जो प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ भी कामयाबी हुई ना। सेनेटर मुंतखब हुए गिलानी साहब, वो पीडीएम के कैंडिडेट थे ना। अब अगर इसी तरह जो बात हम लोग कर रहे हैं कि आईनी तरीके से हुकूमत को हटाना है ना, क्या कोई ऐसा गैर आईनी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, बाकी अपोजिशन तो अब सड़कों पे एहतजाज और रैलीज आ रही हैं। मियां साहब से पूछते हैं, मियां साहब वो कह रहे हैं बेहतरीन टाइम, हमारी भी एहतजाजी रैलियां होंगी, हम भी एहतजाज शुरू हैं हमारे। ठीक है मियां साहब, पहले तो वो कहते हैं कि हमारा ख्याल था कि आप लोग रिजाइन कर देंगे, वैसे क्यों नहीं करते? यही तो परफेक्ट टाइमिंग नहीं नजर आ रही। और दूसरा, क्यों नहीं गिराते आप पंजाब को? देखें मालिक साहब, जहाँ तक पंजाब को गिराने का तल्लक है तो पंजाब बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह सेनेट के चेयरमैन का अदम एतमाद की तहरीक हम लेकर आए थे पूरी अपोजिशन, और
अक्सरियत के बावजूद हम कामयाब ना हो सके, ये भी एक हकीकत है कि तो वन पेज तो उस तरह नहीं है ना, आपका हौसला नहीं आ रहा आपको? नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर वन पेज की बात हो तो फिर हमने अपनी हुकूमत गंवाई क्यों? फिर हमने 2018 के इंतखाबात चुराने क्यों दिए? फिर हमने 2018 के इंतखाबात तब तो आप कहते थे ना कि सारी ये, तब तो आप कहते थे कि ये फैज साहब और उनके जो क्रू है उसने सारी चीज़ें मैनेज की। तो अब तो पेज बड़ा फ़र्क आ गया सेंटर का, और वो एक पेज तो नहीं है। देखें मालिक साहब, मैं आज भी ये कहूँगा कि पेज एक ही रहना चाहिए, वो कोई भी जमात की हुकूमत हो, मगर पेज में जो बैठे लोग होते हैं, जो अदारे होते हैं, उनको अपनी डोमेन में रहना चाहिए। तो रिजाइन क्यों नहीं करते आप लोग? फिर मालिक आप सवाल करते हैं, दूसरे को जवाब देने का मौका दें। प्लीज बात मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना कि जसारत कर रहा हूँ, जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, किसी अदारे की सपोर्ट से हुकूमत बनाना या किसी अदारे की सपोर्ट से किसी हुकूमत को गिराना, ये हमारे नज़दीक मुनासिब नहीं। लेकिन अगर आपके ख्याल में वो इदारा न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि जिस इदारे के सरबराह पे आपको एतराज़ थे, तो फिर तो इदारा न्यूट्रल हो गया ना, तो फिर क्यों नहीं आप पॉलिटिकल मूव करते, रिज़ाइन करने की, नो कॉन्फिडेंस की? देखें, आपको तो एतराज़ नाम लेके आप एक बंदे पे करते थे, वो तो जा रहा है। नहीं, वो हम ठीक कहते थे, हम दुरुस्त कहते थे, वक्त साबित करेगा, वक्त साबित कर भी रहा है और वक्त साबित करेगा। दिल नहीं करता रिज़ाइन करना? नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि नए इंतखाबात के बगैर पाकिस्तान के जो इन्होंने 3.5 साल में मसाइल पैदा किए हैं, उसका हल कोई नहीं है। मालिक देखें, अगर सिर्फ हुकूमत बनाना मकसूद हो, अगर सिर्फ किसी हुकूमत को गिराना मकसूद हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। लेकिन इस वक्त अगर आप मियां साहब रिज़ाइन करते हैं, तो क्या इस गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि ये अर्ली इलेक्शंस कॉल ना करे? पहले तो चलो 2 साल पहले तो और बात थी ना, अब तो 1.5 साल पीछे रह गया। क्या अब आप मजबूर नहीं करते कि जनरल इलेक्शन? आपको अंदाज़ा नहीं है कि 3.5 सालों में अदारों में बैठे लोगों से जो गलतियां हुई हैं और जो मौजूदा हुकूमत ने अपनी ज़िद हट धर्मी बेकाम करते हुए किस नहज तक लेके आ गए हैं रियासत पाकिस्तान को। आप मुझे ये बताएं, बड़ा ये बार बार बात करते हैं कि जनाब कोविड की वजह से दुनिया में महंगाई हुई। मालिक अपने दिल पे हाथ रख कर ये कहें कि क्या दुनिया की दीगर रियासतों में उसकी करेंसी इस तरह गिरी है जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी गिरी है? दुनिया की रियासतों में महंगाई हुई है, मगर कोई ये बताए कि वहाँ के रहने वाले लोगों की आमदन में इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान के लोगों की आमदन में क्या इजाफा हुआ है? आप मुझे ये बताएं। वकला बार्स जो हैं वो एहतजाज पे हैं, आप ताजर एहतजाज पे हैं, किसान एहतजाज पे हैं, सहाफ़ी एहतजाज पे हैं। किस शोबा ज़िंदगी से तल्लक रखने वाला जो शख्स है वो एहतजाज पे नहीं है? तो फिर भी आप ये कहें कि अदम एतमाद लेकर आ जाएं, फिर इसका मतलब ये होगा। लेकिन आप तो फिर आपके ख्याल में अगर सारे एहतजाज हों तो रिज़ाइन परफेक्ट टाइमिंग नहीं बनती? देखें, अगर तो रिज़ाइन से नए इंतखाबात की राह हमवार हो जाए तो अभी रिज़ाइन ले लें, मगर हम ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि कोई नया इशू रेज ना हो जाए, कोई नया इनसे, क्योंकि कोई तवक्को अच्छी के नहीं है कि जिस शख्स ने अपनी एहतजाज के दौरान भी थर्ड एम्पायर को कॉल दी हो और आज भी एक शख्स के लिए सारा सिस्टम जो है, सारा निज़ाम जो है, सारे आइन कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा हो और पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया आप पर हंस रही हो और आप मजाक बना रहे हो मगर अपनी जिद पे कायम हो, इसके बावजूद भी आप समझते हैं। सेनेटर वलीद, एक बात बताएं, सारे मानते हैं कि इस वक्त बड़ा सख्त इकनॉमिक क्राइसिस है, दुनिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन आपके मिनिस्टर्स बड़े मज़ेदार किस्म के सलूशन देते हैं। गंडापुर साहब कहते हैं कि चीनी में थोड़े से दाने कम कर दें, खाना कम खा लें, हालात ठीक हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कहा कि जी जो प्राइवेट इदारे हैं वो तनख्वाहें बढ़ाएं अपने लोगों की। एट द टाइम जब बिजनेस तबाह हो रहे हैं, उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने अपने से हटा दिया। एक वजीर कहता है कम खाओ, दूसरा वजीर कहता है महंगाई कम नहीं होगी, तुम तनख्वाहें ज़्यादा कर दो। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। अब ये जब एहतजाज वगैरह शुरू होंगे, ऑब्वियसली और ज़्यादा इकनॉमिक डिस्ट्रप्शन होगी। क्या आप लोगों को फिक्र नहीं है कि ये इट कैन बलून इनटू समथिंग बिगर?
लेकिन जी इसमें हर एक की अपनी अपनी तबीयत और मिजाज होता है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है बात करने का। ये देखें ना, हाथ की पांचों उंगलियां भी तो बराबर नहीं है। मेरे कॉलीग्स ने कोई और बात की हो और मैं कोई और बात करूं, मेरे नज़दीक, और देखें माहिरीन मईशत जो हैं इनका यही कहना है, इंक्लूडिंग द फाइनेंस मिनिस्टर, कि ये जो सिचुएशन है ये भी आर्जी है और ये 3-4 माह मुतवक्को है कि उसमें सेटल हो जाएगी। ये जो माशी प्रॉब्लम है, ये तो हम पिछले 2.5 साल से, सेनेटर साहब सॉरी फॉर द इंजेक्शन इंटरवेंशन के लिए माजरत, लेकिन हर 3 माह बाद आपके वो 6-6 महीने बाद तो फाइनेंस मिनिस्टर बदलते रहे हैं, 3 फाइनेंस मिनिस्टर बदल चुके हैं। हर कोई यही कहता है 4 माह में ठीक हो जाएगा, 3 माह में ठीक हो जाएगा। आपका जो अब फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहते हैं महंगाई नीचे नहीं आएगी। अभी तो कितने मेजर्स आप लोगों ने ले लिए IMF से ख़त्म होने से पहले बातचीत, तो 3 महीने में कैसे नीचे आएगी? देखें, आई डोंट थिंक इस तरह की बात किसी ने की है कि जी 4 महीने में या 6 महीने में कोई चीज़। मैं, अगर आपने मईशत पे बात करनी है तो मैं आपको ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि मईशत को जिस हालत में हमें मिली थी, जिस पाताल में गिरी हुई थी, जिस गहरी खाई में थी, जो दिवालिया होने वाला था मुल्क, ये तो पहले 2 साल में तो जो इसको फायर फाइटिंग जिसे कहते हैं ना, इसको संभाल लेने में, ये तो उस वक्त ही डॉलर 200-300 रुपए का हो सकता था। और ये कोई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये जिस तरह की पोजीशन थी, और क्यों ये 23वीं दफ़ा हमारा मुल्क IMF के पास क्यों गया है, इसकी वजह यही है कि मईशत में जब इस तरह की गैप्स हों और इस तरह की तबाहाली हो तो फिर मजबूरी हो जाती है। उसको तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं, लेकिन हमें मजबूरी थी, हमें वो करना पड़ा। लेकिन ये किसी ने कभी नहीं कहा कि जी 3 महीने या 4 महीने, जो उसको स्टेबलाइज करने में टाइम लगा। और यस, मैं समझता हूँ कि वो 2020-21 का साल, वो स्टेबलाइजेशन, वैसे 2019-20 में स्टेबलाइजेशन अब अल्हम्दुलिल्लाह आ गई थी, लेकिन फिर कोरोना आ गया, लेकिन उसमें भी इसको जितना मुतवाजन रखा गया। और उसके बाद देखें, कोरोना और इस तरह की जो बैनुल अक़वामी वबा होती है, पैंडेमिक जिसे कहा जाता है, उसके असरात को आने में भी टाइम लगता है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम बहुत बड़े बहरान से तो फिर भी बच गए, लेकिन उसके असरात अब नजर आ रहे हैं सप्लाई चेन और दीगर चीज़ों में। और जो डॉलर की बात इन्होंने की कि जी उनकी करेंसी इस तरह गिर रही है, नहीं, ये जरा बड़ा जरूरी बात है। करेंसी के गिरने की जो बात मियाँ साहब कर रहे हैं, ये भी सब जानते हैं। हर एक मुल्क का हमसाया मुल्क अफगानिस्तान नहीं है, जहाँ से 20 साल के बाद अमरीकी फ़ौज ने इनखला किया है, और वहाँ पे बिल्कुल एक वो खला जो पैदा हुआ, उसमें फिर बर्क रफ्तारी से फिर तालिबान ने वहाँ पे बगैर किसी मुजाहमत की हुकूमत संभाल ली, और जिससे कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अभी तक एक पराया बनाया हुआ है। तो उसका सारा मलबा जो है वो तो हमारे पे पड़ रहा है। और ये इंटीरियर मिनिस्टर, ये स्टेट बैंक सारे इस बात को बता चुके हैं कि क्यों इसमें डॉलर के अंदर हमको इस तरह की चैलेंज का सामना है। और ये सारी बातों में है कि ये वो इसलिए मैं किसी और प्रोग्राम के लिए रख लेते हैं। वो बड़ी लंबी बहस है, क्योंकि स्केप गोटिंग भी की जा रही है अफगानिस्तान की। अब सारा कुछ अफगानिस्तान पे डाला जा रहा है कि जी वहाँ शायद रोज़ के $50 मिलियन नहीं जा रहे। और दूसरी बात है, आपने बात की फायर फाइटिंग की। जब फायर फाइटिंग होती है तो हर तीसरे दिन फायर फाइटर्स चेंज नहीं होते। 4 वज़ीर ख़जाना आप लोग बदल चुके हैं, 7 चेयरमैन FBR बदल चुके हैं, तकरीबन 4 फाइनेंस सेक्रेटरी बदल चुके हैं। मैं सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, आपका BOI का चेयरमैन आज भी नहीं है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का 4 उससे पहले बदल चुके हुए हैं। आपके जो एडवाइज़र्स हैं वो 5-7 बारी बदल चुके हुए हैं। फायर फाइटिंग तो तब होती है अगर टीम और प्लान कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे हो। प्लान नज़र नहीं आता भाई, और टीम रोज़ाना चेंज हो रही होती है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। मैं ज़रा आज के सब्जेक्ट पे पहले आना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताएं, ये सारा क्राइसिस मुल्क में एक जमूद सा आया, इन लोगों को आपने सेकंड लाइफ दी, दे गॉट विंड इन देयर सेल्स बिकॉज ऑफ दिस। अब अपॉइंटमेंट्स का जो सीन चल रहा है, आपके ख्याल में अगर वही अपॉइंट होते हैं जनरल ISI के जनरल नदीम, जिनको रेकमेंड किया गया था, तो फिर सवाल उठता है कि यार फिर सारा ये क्यों इतना स्टेलमेट हुआ, क्यों इस मुल्क को इस तरह पर लाए गए। और अगर वो नहीं होते हैं, कोई नया बंदा लाते हैं, फिर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा जी फ़ौज ब्लिंक कर गई है। आपको आइदर वे किसी का विन विन सोल्यूशन इसमें नज़र आ रहा है, स्टैंड ऑफ का, जो ये अवॉइड हो सकता था? देखिए जी, ये एक ऐसा प्रोसेस था और ये है जिसके ऊपर, इस पे तो किसी की दो राय नहीं है कि ये एक तकर्री इनमें देखें। बाकी जो सीनियर 3 स्टार जनरल्स हैं उनका तबादला तकर्र जो है वो एक अंदरूनी मामला है आर्मी का, लेकिन क्योंकि एक तकर्री बीच में ऐसी थी और है जिसका नोटिफिकेशन और जिसका फ़ैसला जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आता है, तो उस पर उस प्रोसेस में अब 2 या 3 अफराद और 2-3
इदारे इन्वॉल्व हैं, प्राइम मिनिस्टर और उनका ऑफिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनका ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब इस प्रोसेस में इस वक्त क्या मरहला है और उसमें क्या तय हो रहा है, इसका तो सिर्फ वही अफराद जवाब दे सकते हैं। बगैर पीएम से पूछे इन्होंने अनाउंस कर दिया था आपके ख्याल में? दूसरी बात यह है कि मैं इस मामले पर मेरी अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें, इसमें मैं तो उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं हूं। मैंने जो गिनवा दिए हैं आपको अफराद और इदारे, मैं तो सिर्फ वही दोहरा सकता हूं जो कि गवर्नमेंट की पब्लिकली डिक्लेयर्ड पोजीशन है, जो प्राइम मिनिस्टर भी कर चुके हैं, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन भी कर चुके हैं, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी कर चुके हैं कि जी इस वक्त बिल्कुल कोई किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई खलीज नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस में और सिविलियन लीडरशिप में बेहतरीन ताल्लुकात हैं और एक वसीउल क्या था लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वसीउल मुशावरत से जो है उसका फ़ैसला होगा और उसके फ़ैसले के बाद वो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो वो एक शख्स के हक़ में हो या दूसरे शख्स का तकर्रर हो, वो एक ज़िमनी बात हो जाती है। एज लॉन्ग एज एक प्रोसेस है जिसका एक इस्टेब्लिश्ड तरीका है, उसके मुताबिक वो हो जाए और इंशाल्लाह सबकी तवक्को यही है और सब यही शाह साहब अपना ऐलान यह भी कहा गया है कि 2-4 दिन की बात है, 22 तारीख है, ऐसी कोई तारीख है जिसमें ऐलान हो जाए। नासिर शाह साहब एक चीज़ बताएं, बहुत ज़्यादा मीनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चाय की प्याली मैं आपको बताता हूँ कि मीनिंग हम क्यों इस्लामाबाद में बात हो रही है। नासिर शाह साहब, इस्लामाबाद में जब बैकग्राउंड आप बात करते हैं, लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, तो एक और बड़ा फ़िक्र की बात जो सर्टन हलकों में हो रही है वो ये भी हो रही है कि देखें जो 73 का आइन है 73 का, उसके मुताबिक जो लेफ्टिनेंट जनरल्स के रैंक के ऑफिसर्स हैं, इनकी प्रमोशन और अपॉइंटमेंट्स वगैरह प्राइम मिनिस्टर का राइट है, सिर्फ DGISI का नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल्स का राइट है और विद कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ये फ़िक्र चल रही है कि जी बड़ा प्रोफेशनल इदारा है, इसको टेक्निकल हमने प्रमोशंस करनी होती है, उन्हें पता होता है। तो अगर आज इस चीज़ के ऊपर कोई पीछे कदम हटती है फ़ौज या कोई और, तो कल को कोई भी वज़ीर आज़म हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, फिर वही डिसाइड करेंगे कोर कमांडर्स कौन लगेंगे, वही डिसाइड करेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल्स क्या होगा। फिर बात यहाँ से आगे भी जा सकती है और अगर ऐसे हुआ तो फिर तो फ़ौज की जो अपने सेटअप है वो डिस्टर्ब होगा। अब फ़ौज तो ऐसे नहीं चलती और जब एक गवर्नमेंट का रिकॉर्ड अपनी टीम मैंने आइन की ऐसी कोई तशरीह अगर नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आइन की 73 की आइन की ऐसी कोई तशरीह से मैं आगाह नहीं हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और अगर कल को ठीक है नासिर शाह साहब, अगर कल को एक गवर्नमेंट जिसकी अपनी अपॉइंटमेंट से बड़े क्वेश्चन है, जो अपनी अपॉइंटमेंट्स का फैसला नहीं होता, हर 4 महीने बाद बंदे चेंज हो जाते हैं सब कुछ, तो फिर उस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो सारी। आपके ख्याल में इसका विन विन सोल्यूशन है क्या? इसका कोई परमानेंट डैमेज हो गया है सिविल मिलिट्री रिलेशंस में कि नहीं? सर देखें, जो आइनी तकाज़े हैं या जो आइन में है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल होना चाहिए, मन व अन उस पर अमल होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो काम जिस ऑफिस का है उसी को करना चाहिए। यहाँ तो बड़ा मिसाली रिलेशनशिप रहा है ना सर, जिसकी हर बार दोहराया जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी, वफाकी वुज़रा और तर्जुमानों की तरफ से भी बड़ा इसको हाईलाइट किया जाता है, जिसकी वैसे ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपने देखा कि कितनी बार इस बात को सामने लाया गया है। तो अब भी इतने मिसाली रिलेशनशिप में जब ये इस तरह की बातें होती हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि मौजूदा जो बैठे हैं वफाकी हुकूमत वाले, वो उनकी नाअहली है, ना तजुर्बाकारी है, मिस हैंडलिंग है कि एक स्मूथली जो भी प्रोसेस होता है उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करें कि आज पूरी दुनिया में इसको मौजूए बहस बनाया गया है और इस तरह की बातें की जा रही हैं। इसको वैसे ही स्मूथली हल होना चाहिए था, लेकिन इस तरफ को ये क्यों हुआ? ये इसी वजह से हुआ कि इन्होंने सही तरीके से नहीं इस पे किया। आपने सही कहा, मुआशी तौर पर भी कितने लोग ये बदलेंगे और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि बस अब एक आदमी के बदलने की ज़रूरत है। ये इधर उधर से क्यों बदलते हैं? प्राइम मिनिस्टर को बदलना चाहिए। उसके बाद तो अगर कोई नीचे वाली टीम बदलने के बाद अगर कोई बेहतरी आई है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बेहतरी नहीं आती, 4-4, 6-6 लोग ट्राई किए जाते हैं, तो फिर खराबी कहाँ है? आपकी पकड़ा जाता है। आपकी इसी बात पे मैं एक ब्रेक लेता हूं। वो आपकी इसी बात पे ब्रेक लेता हूं। माइक साहब जी मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर हमारे
हमारे लोग अगर आजकल जो इस हुकूमत का जो एक बयानिया कह लें जो मौजूदा वफाकी हुकूमत का है, वो तो आज ये है कि जी आपने घबराना नहीं है, पेट्रोल डलवाना नहीं है और पेट भर के खाना नहीं है। अब ये रह गया है और अब इस पर क्या कहा जा सकता है। चलिए आप इसी बात पे मैं ब्रेक लेता हूं कि आप टीम बदलने से कुछ नहीं होगा। आप कहते हैं कप्तान बदलो, टीम बदलने से कुछ नहीं होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी मौजू पे थोड़ी सी और बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं, हालात बदल गए हैं, बड़ा ग्राउंड रियलिटी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गई है, सब कुछ। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब तो बड़ा माहौल ठीक नहीं बनता जा रहा। आप सही कह रहे हैं, मगर मैं बारहा ये कह भी चुका हूँ, आज फिर दोहरा देता हूँ। आप सब नवाज शरीफ को जानते हैं, मैं भी 40 साल से जानता हूँ, तल्लक है। जिस भंवर में इन्होंने मुल्क को फंसा दिया था और फंसा हुआ है, और ये भी बात आप ठीक कह रहे हैं कि आज के जो हालात हैं, खुदा करे तमाम अदारे अपने अपने हदूद में रहते हैं। मियाँ साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मियाँ साहब आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? मियाँ साहब आपको इसी साल इंशाल्लाह उनके आने के असरात नज़र आ जाएंगे। उनके बारे में कहा था, वो कह रहे थे मैं तब आऊँगा जब इलेक्शन होने वाले होंगे। तो आपको फिर इलेक्शन नज़र आ रहे हैं? इलेक्शन भी नज़र आ रहे हैं। कब नज़र आ रहे हैं इलेक्शन? इलेक्शन मैं नहीं समझता कि जून से आगे जाएँ। वली साहब अगर मियाँ नवाज शरीफ वापस आते हैं, कोई फ़र्क पड़ता है आपकी पॉलिटिक्स को? कोई ख़तरा किसी किस्म का? मैं तो समझता हूँ वो तशरीफ़ लाते हैं तो वो जेल जाएंगे सीधा, क्योंकि वो एक कन्विक्टेड प्रिजनर हैं और जेल से ही गए थे और जेल में ही सीधा आएंगे और वो अपने केसों को भुगतें, वो ज़्यादा अहम है। जहाँ तक आप कह रहे थे ना कि अब ये क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे, तो मैं तो यही कहना चाह रहा था, ये क्लीशेड आपको लगेगी बात, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से कि सब अच्छा है। और जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, जो इतनी एक्साइटेड हो गई है और अब इदारा कर रही है, ये वो लोग हैं जो खलाई मखलूक कहते थे, ये वो लोग हैं जो निकेद आबा और सेलेक्टेड और क्या क्या कुछ बोलते रहते थे, अब इनको इदारे की याद आ रही है। इनके लिए सिर्फ एक गालिब का शेर ही है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। नासिर शाह साहब, जरदारी साहब ने कहा था PDM के एक मीटिंग में कि जी हम भी करते हैं रिज़ाइन, सब कुछ करते हैं, मियाँ साहब आएँ आके फ्रंट से लीड करें, जिस पर बदमज़गी भी हो गई, मरियम नाराज़ हो गई, PDM के टूटने में आप लोगों का उस मीटिंग का बड़ा हाथ था। आपको मियाँ साहब की बात पे यकीन आ रहा है मियाँ जावेद लतीफ़ी के मियाँ साहब आएंगे नवंबर दिसंबर तक? जी बिल्कुल, और मियाँ साहब की सेहत इजाज़त देती है तो उनको बिल्कुल आना चाहिए और उनका एक अहम रोल है और बिल्कुल आएँ जी। और आएंगे तो जितनी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं। नहीं, मेरा सवाल है आपका ख्याल क्या है, आएंगे कि नहीं आएंगे? आपका क्या ख्याल है? जी जो लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि वो आएंगे और आना भी चाहिए उन्हें, लेकिन बाकी तो ये खुद बताएंगे। मियाँ साहब बता सकते हैं, जावेद लतीफ़ साहब इंतहाई अच्छा वेरी क्विकली अपनी पार्टी में। शाह साहब वेरी क्विकली, बड़ा थोड़ा वक्त है। PDM ने पहले भी बड़ा जोर शोर लगाया, बड़ा जोबन आया, फिर ठक करके बैठ गई। क्या इस बार वाकई आप लोगों को लगता है कि इतना मोमेंटम आप क्रिएट कर लेंगे कि हुकूमत को मजबूर करें कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाए, या जो जिसको आप कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट वो हट जाए और गवर्नमेंट मजबूर हो जाए? क्या आपके ख्याल में इतना प्रेशर जनरेट हो जाएगा? एक टूटी हुई PDM से आप भी नहीं हैं, ANP भी नहीं है। देखें आपस में हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन इस नाअहल वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ हम अपनी अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। आपने देखा होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको तो चेयरमैन साहब ने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट का कहा हुआ है। और फिर जो रोडों पे दीगर जगहों पे जो इनकी नाहली है, जो महंगाई है, दीगर और चीज़ें, उन पर तो हम लोग आ रहे हैं, रोडों पे हैं। रोज़ हमारी मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में एजुटेशन हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में कॉल दी हुई है चेयरमैन साहब ने। इसी तरह दीगर जमात जो पार्टीज़ हैं, तो जो बड़ा मकसद है वो ये है कि इस नाअहल टोले से मुल्क को बचाना है। मियाँ साहब वेरी आज मुआशी तौर पर दिवालिया निकाल दिया है। मियाँ लतीफ़ साहब से इस पर क्लोजिंग ले लेता हूँ ना। मरियम नाराज़ हो गई बड़ी, शायद खान अब्बासी साहब बड़े नाराज़ हो गए पीपल्स पार्टी से और वो रास्ते बंद हो गए। क्या अब
बड़ा मकसद इतना हो गया कि आप लोग दोबारा इनको इनवाइट करेंगे पीपीपी को कि आएँ दोबारा वापस आएँ, कि अभी तक वो ही नोटिफिकेशन माफ़िए और उसी पे अड़े रहेंगे आप लोग? बात इससे आगे है मालिक साहब, आप बार बार पूछ रहे हैं कि क्या अपोजिशन के इकट्ठे हुए बगैर हुकूमत चली जाएगी, नहीं जाएगी, एहतजाज से जाएगी नहीं। हमारा हुकूमत को गिराने से बड़ा एक मकसद है। वो क्या? वो मकसद ये है कि आप 74 सालों में जिस तरह हुकूमतें बनाते और गिराते रहे ना, एक सेकंड रुक जाएं यार। बात सीधी सी है कि इस हुकूमत को गिरा के इस तरह की और हुकूमत कोई बना दे, मेरी बना दे या आपकी बना तो दे, आपने अभी मकसद नहीं है। के साथ सुलह नहीं करनी है? नहीं, हमारी सुलह में लड़ाई सुलह भाई बिल्कुल ये उसी तरह की सुलह जिस तरह की वो एक पेज पे हैं दोनों। नहीं, ये उसी तरह की सुलह। मेरी सुने, नासिर शाह साहब ने जो बात की है कि अपने तौर पर वो भी महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, अपने तौर पर आइन कानून की बालादस्ती के लिए वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं, वो भी हकीकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। इसी हमारा वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, दो चीज़ें हैं। गवर्नमेंट की इस इशू पे मैच्योरिटी ने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी। अब देखना यह है कि क्या अपोजिशन में इतनी मैच्योरिटी है कि वो अपने पेटी डिफरेंसेस और पर्सनालिटी क्लैशेस को एक साइड पे रख कर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना लें। हुकूमत वक्त को हिलाना या गिराना कोई मजाक नहीं है। वो कहते हैं ना, हुकूमत अगर अव्वल तो हिलती नहीं है, अगर हिले तो रुकती नहीं है। ये इतना आसान नहीं होता, कहना और होता है। क्या मियाँ साहब आएंगे नहीं आएंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन अब इम्तिहान है सबकी मैच्योरिटी का। एक तो गवर्नमेंट कैसे अपना डैमेज रिपेयर करती है, और दूसरा ये अपोजिशन क्या इसमें इतनी अहलियत है कि इस डिवीज़न को या इस जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है इसको एक्सप्लॉइट कर सके। दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट। देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।